फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो सेशन में हम इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे, यानी इसकी परिचय जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद शब्द से जो आशय पहली बार देखने पर या पहली बार सुनने पर लगता है वो ऐसा लगता है कि बहुपद मतलब बहुत से पद। ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं है। इसकी रियल डिफिनेशन ये नहीं है कि नहीं जहां पर बहुत से पद हों उसको हम बहुपद कहेंगे। इस बात से आप कंफर्म हो जाइए कि बहुपद का मतलब ये कतई नहीं होता है कि बहुत से पद। बहुपद जिस चैप्टर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये आपका चैप्टर अलजेब्रा में आता है, यानी बीज गणित में आता है। बीज गणित की जो आपकी शुरुआत है, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है, वहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या है, चर राशियाँ और अचर राशियाँ। और अचर राशियों को ही हम लोग बीज कह देते हैं, तो उसी से बीज गणित बन जाता है। तो जहाँ पर भी चर राशियाँ और अचर राशियों का गुणा, भाग, घटाना, जोड़ इन करके एक कुछ लिख दिया जाता है, एक व्यंजक तैयार कर दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, चर राशियां होती हैं और अचर राशियां होती हैं जिनका परस्पर गुणा करके, भाग करके, जोड़ करके या फिर घटाना करके उनको लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा बीजीय व्यंजक तैयार होता है। अब जब हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं बहुपद का, तो हम ये देखेंगे कि कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद को कहेंगे और कौन से बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे। तो वो क्या क्राइटेरिया है, कब पहचानेंगे, क्या पहचान है उसकी, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। देखिए, बहुपद की पहचान ये है कि बहुपद में जो भी चर राशि उपस्थित है, जो भी चर राशि उपस्थित है उसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है होता है, लेकिन पूर्णांक को आप जानते हैं, पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उधर माइनस की तरफ अगर हम कहें -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10, इन दोनों तरफ इधर माइनस इन्फिनिटी तक उधर प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो ऋणोत्तर यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब यानी ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये हुआ जो ऋणात्मक ना हो। तो आपने देखा कि 0 को तो हम ना तो धनात्मक कहते हैं ना तो ऋणात्मक कहते हैं। 1, 2, 3, 4 इधर पॉजिटिव ही है, धनात्मक ही है। तो ऋणात्मक कहाँ हुआ, -1, -2, -3, -4, -6, -7, ये तो इनको आप हटा देंगे। तो इनको जब हम हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अनंत। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बहुपद में उपस्थित चर राशि या फिर ब्रैकेट में राशियों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से होनी चाहिए। अब यहाँ पर राशि के साथ साथ राशियों भी हमने कह दिया। दरअसल ये जरूरी नहीं है कि बहुपद में एक ही चर राशि उपस्थित हो। बहुत से बहुपद ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से अधिक चर राशियां उपस्थित होती हैं, 2 चर राशियां उपस्थित होती हैं, 3 चर राशियां उपस्थित होती हैं, 4 चर राशियां उपस्थित होती हैं। परंतु जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में जो भी हम अध्ययन करने वाले हैं उसमें केवल और केवल एक ही चर राशि रहेगी और उसी पर हम अपने अध्ययन को सीमित रखेंगे। तो ये तो रही पहचान कि बहुपद की पहचान क्या है, कि उसमें जो भी उपस्थित चर राशि होगी उसकी घात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से संख्याएं अगर घात में है तो हम उसको बहुपद कहेंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब आइए इस पहचान के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। ये सभी बीजीय व्यंजक हैं यहाँ पर, और इधर बहुपद है अथवा नहीं है और उनका कारण भी आपको संक्षेप में बताया गया है। जैसे कि बीजीय व्यंजक पहला है x² + 2x।
अब अगर हमारे पास जो बात मालूम है हमें वो क्या है, घात कितनी होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, 5 6 7 अनंत। तो x क्या है यहाँ पर चर राशि है, उसकी घात कितनी है 2 है, इसकी घात कितनी मानी जाएगी 1 और 2, तो इसमें आ रहा है ऋणात्मक गुणांक है, मतलब ये क्या है बहुपद है, इसलिए देखिए सही का चिन्ह लगा। तो बहुपद है, इसमें कितनी चर राशि उपस्थित है, तो केवल एक ही चर राशि है, वो है x। दूसरा एग्जांपल है x³ + y³ + 3xy, इसमें दो चर राशियां हैं x और y, घात देखिए 3 3 1 1, 1 और 3 इसका मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है घातें, तो ये दो चर राशियों में क्या है बहुपद। अगले की बात कर लेते हैं x + 1/x। देखिए 1/x जो लिखा हुआ है आपका, उसको हम लिख सकते हैं x की घात -1, x की पावर -1 है, पावर क्या हो गया माइनस में आ गई, जबकि आपको पहले ही बता दिया ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो घात ऋणात्मक है, इसीलिए बहुपद नहीं से देखिए इस प्रकार से कटा हुआ है, क्रॉस कर दिया गया है कि ये जो बीजी बन जाएगा ये बहुपद नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं √x - 2x - 9। तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, √x को अगर हम लिख सकते हैं क्या x घात में 1/2। अब 1/2 क्या पूर्णांक है क्या, 1/2 3/2 1/3, ये परिमेय संख्याएं तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, और घात में क्या होना चाहिए पूर्णांक ही आना चाहिए, वो भी किस प्रकार के पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए, तो 1/2 आपका ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसी कारण से ये बहुपद जो है ये बीजी व्यंजक तो है लेकिन बहुपद। अगला एग्जांपल x⁴ + √5x। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है, इसकी घात कितनी है 2/3 है, 2/3 क्या पूर्णांक है, पूर्णांक तो नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं, बीजी व्यंजक है बहुपद नहीं। अगला एग्जांपल है √7 × y² + √2। अब इसमें एक ही चर राशि है और देखिए घात देख लीजिए, दो घात है, y एक चर राशि है तो उसकी घात कितनी है 2 है, तो 2 तो आपका पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, एक चर राशि में बहुपद है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि √2 तो आ गया, √7 तो आ गया, तो √7 √2 ये गुणांक में है, गुणांक आपकी कोई भी वास्तविक संख्या हो तो बहुपद कहलाएगा, गुणांक से हमारा कोई मतलब नहीं, गुणांक केवल ये देखना है कि गुणांक जो भी है वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और आपकी के स्तर पर जो सिलेबस है उसके स्तर पर जो भी बीजी व्यंजक आपको दिया जाएगा उसका प्रत्येक का गुणांक जो होगा वो वास्तविक संख्या ही होगी, तो हमें जो पहचानने में ध्यान रखना है वो केवल चर राशि की घात को ध्यान में रखना है, √7 है लेकिन ये घात में नहीं है, या फिर ये रूट जो है y में नहीं लगा हुआ, ये बहुपद है। अब इसमें केवल 8 लिख दिया गया, इसमें तो चर राशि आ ही नहीं रही, आपको कोई भी चर राशि दिखाई नहीं पड़ रही है, 8 क्या एक अचर संख्या है, लेकिन हमारे पास बहुपद में एक कैटेगरी बना दिया हमने, एक अलग वर्गीकरण कर दिया क्या अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, इसमें केवल हम कांस्टेंट को रखते हैं, 1 2 4 1/2 3/2 7, कोई भी वास्तविक संख्या सिवाय 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 को हमने अलग से लिख दिया है, 0 को हमने अलग से उसका एक बहुपद की कैटेगरी बना दिया, उसको कह दिया शून्य बहुपद यानी कि 0 पॉलिनॉमियल। तो 0 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या अगर लिखी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे अचर बहुपद कह देंगे, अर्थात कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे, ये भी बहुपद है, तो शून्य है तो वो भी बहुपद है। तो आपने देखा कि इधर ये 8 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए थे जो इसके थे बीजी व्यंजक के एग्जांपल, इनमें से प्रत्येक बीजी व्यंजक है पर इनमें से प्रत्येक क्या बहुपद है नहीं, इनमें से प्रत्येक बहुपद नहीं है, कुछ बहुपद है कुछ बहुपद नहीं। हमने ये भी देख लिया कि क्या हमारे पास पहचानने का तरीका है, कैसे हम पहचाने कि कोई बीजी व्यंजक बहुपद है और कैसे पहचाने कोई बीजी व्यंजक बहुपद नहीं। यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक बीजी व्यंजक बहुपद होता है, गलत है कि सही, गलत है, प्रत्येक बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है, और सत्य कथन क्या बन जाएगा कि प्रत्येक बहुपद बीजी व्यंजक होता है, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। जबकि अगर हम यूं कहें कि प्रत्येक बीजी व्यंजक बहुपद होता तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि कुछ बीजी व्यंजक ऐसे भी थे जो कि बहुपद नहीं। अब देखिए कुछ
और भी बातें बहुपद के बारे में जानना आवश्यक है। इसमें आ जाती है सबसे पहली बात, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो किसी भी बहुपद को हम मानक रूप में कैसे लिखते हैं जिसको जानेंगे यहाँ पर, लेकिन बहुत आसान कार्य है। क्या करना है आपको, चर राशि। अब यहाँ पर हम देखिए जितने भी बातें बता रहे हैं केवल एक ही चर राशि के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें एक ही चर राशि के बारे में चर्चा की गई है। एक जो भी चर राशि है, तो चर राशि की घातों के घटते या फिर बढ़ते क्रम के अनुसार पदों को लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मानक रूप कह देते हैं। घात किसी की ज्यादा है तो उसको आप पहले लिख लीजिए, उससे कम घात को फिर लिख लीजिए, फिर उससे कम घात वाले को लिख लीजिए, फिर उससे कम घात वाले को लिख लीजिए, या फिर इसी को उल्टा कर दीजिए, सबसे कम घात वाले को पहले लिख दीजिए, फिर उससे बड़े घात वाले को बाद में लिख दीजिए, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात। तो हम अगर इस क्रम को ध्यान में रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रम मानक रूप में लिख जाता है। जैसे कि आप देखिए सामने एक बहुपद है जिसको हमने p ऑफ x कहा है, कि जब यहाँ x लिखने का मतलब क्या है कि बहुपद में उपस्थित चर राशि कौन सी है, x। ये बता देता है कि x क्या, अगर यहाँ y लिख देते तो फिर y हो जाता। तो 7 + x³ - √2x²। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखिए ये तो अचर हो गया, ये क्या है, 3 घात है, इसमें कितनी घात है, 2, तो 3 2 और फिर अचर सबसे लास्ट में। तो अगर मानक रूप लिखना है हमें घातों के घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखा जाए, तो फिर 3 घात वाला सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। तो x³ पहले आ गया, फिर √2x² बाद में आ गया, और फिर अचर को सबसे आखिरी में। अगर हम घातों के बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखना चाहिए। 7 जो है अचर है उसको पहले लिखिए, फिर 2 घात वाला √2x², फिर 3 घात वाला x³। ये क्या हो गया, आपके घातों के बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर एक बात और भी लिखने में ध्यान रखनी है कि हम किसी भी पद को आगे या पीछे करके लिखेंगे, यानी उसका स्थान परिवर्तित करेंगे, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उस पद का चिन्ह क्या है, अर्थात वो पद जो है धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो गलत हो जाएगा लिखना। जैसे x³ कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो धनात्मक है, जबकि √2x² क्या है, ऋणात्मक है। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे हम पहचानें कि कौन सा पद धनात्मक है और कौन सा पद ऋणात्मक है। तो देखिए जो भी पद लिखा हुआ है, क्योंकि पद का निर्धारण का मतलब होता है कि आपको प्लस चिन्ह मिल जाए, माइनस चिन्ह मिल जाए, तो उनके बीच में या उनके किनारों पर एक पद बन जाता है। जैसे इसमें कितने पद हैं, एक पद, 2 पद और 3 पद। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, पद यानी कि टर्म। तो टर्म को पहचानना कैसे है, आपको प्लस और माइनस से पहचानना, ठीक है। तो कितने पद हो गए यहाँ पर, 3 पद हो गए। अब अगर हम किसी पद की का चिन्ह कौन सा है, वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, ये पहचानना चाहते हैं तो बस बहुत आसान सा तरीका है। जो भी पद लिखा हुआ है उसके आप बाईं तरफ देखिए, जैसे हमारा बाएं हाथ है तो बाईं तरफ आप देखिए, अगर बाईं तरफ प्लस लगा हुआ है तो पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, माइनस लगा हुआ है तो ऋणात्मक है, और अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ बाईं तरफ तो भी उसको हम पॉजिटिव ही माने। जैसे कि आप देखिए 7, तो 7 के आप बाईं तरफ देखेंगे कोई चिन्ह नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसको धनात्मक मानेंगे। x³ के बाईं तरफ कहें तो प्लस लगा हुआ तब भी फिर भी प्लस लगा ही हुआ, तो पता चल गया कि पॉजिटिव है। और √2x² की इधर देखें ये क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब √2x² कैसा है, ऋणात्मक। इस तरीके से आपको पहचानना है कोई भी पद धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, इसका सही पहचान आनी चाहिए। अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो फिर इसको रीअरेंज करना है, इधर उधर व्यवस्थित क्रम में करना है, तो व्यवस्थित क्रम में आप करने में गलती कर सकते हैं। अब देखिए x³ धनात्मक था तो धनात्मक यहाँ पर भी है, ये ऋणात्मक था तो ऋणात्मक यहाँ पर भी है, ये धनात्मक था तो धनात्मक यहाँ पर भी। मतलब हमने जो पदों को आगे पीछे करके लिखा है उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि उसका चिन्ह कैसा है, उसको चिन्ह सहित उठाकर रखा है, ना कि केवल पद को उठाकर रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक था तो ऋणात्मक है, धनात्मक था तो धनात्मक है, धनात्मक था तो धनात्मक। इस बात को लिखने में ध्यान रखें। मानक रूप में चाहे हम ऊपर वाले रूप में लिखें, घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। आइए अगला देखते हैं, इसी में बहुपद की घात क्या कहलाती है। तो
बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। बहुपद में चर राशि उपस्थित होगी। अब चर राशि घात हो सकता है कई पद हों, तो जब कई पद होंगे तो उसमें किसी में घात कुछ होगी, किसी में घात कुछ होगी। तो जिसमें हम सभी घातों को देखेंगे और उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, अधिकतम घात होगी, उसी घात को हम क्या कह देंगे, बहुपद की घात कह देंगे। जैसे आप समझिए, उदाहरण के तौर पे इसी p आप इसको ले लिया गया बहुपद x³ - √2x² + 7। अब अगर इसकी घात देखी जाए तो यहाँ क्या है, x की घात कितनी है, 3 है, यहाँ इसकी घात कितनी है, 2 है, यहाँ x है ही नहीं, घात कुछ नहीं है, तो 3 और 2 बड़ा सबसे कौन है, 3। इसकी पूरे बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 3। फिर अगर दूसरा एग्जांपल हम करें, बहुपद g(x) है, x⁻10 - 10 x⁻7 - 5, तो यहाँ पर घात कितनी है, 10 है, यहाँ कितनी है, 7 है, यहाँ पर घात कुछ नहीं है, तो 10 और 7 में सबसे बड़ा कौन है, 10। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 10। तो इसको पहचानना बहुत आसान है आपके लिए। अब दो और बातें यहाँ पर आ जाती हैं कि अचर बहुपद है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए जरा 7 की अगर हम कहें, हमने कहा यहाँ इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, मतलब 0 घात। घात क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अचर बहुपद की घात क्या होगी, 0। आपके सामने यहाँ एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ था, ये अचर बहुपद का एग्जांपल था। जैसे 8 कहें तो अचर बहुपद है, और इसकी घात को दिया तो क्या कहेंगे, बताएंगे 0। कोई भी अचर बहुपद है तो उसकी घात क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए 8 लिखा हुआ तो 8 को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, 8 की घात 0, या लिख सकते हैं 8y की घात 0, 8p की घात 0। तो इनकी घात हम 0 लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो अचर बहुपद होता है उसकी घात क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। अब हाँ, अगर शून्य बहुपद है तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है, उसकी घात हम नहीं बताते। जैसा कि ये शून्य बहुपद है, अब इसकी घात कोई पूछे तो हम घात क्या बताएंगे, तो घात इसकी परिभाषित नहीं है। अब क्यों परिभाषित नहीं, उसका भी आप कारण समझ सकते हैं। जैसे शून्य लिखा हुआ है और इसको हमने लिख दिया 0x³, लिख दिया 0x², या लिख दिए 0x, ये इसका मान भी शून्य है, इसका मान भी शून्य है, इसका भी मान शून्य है। तो इसकी घात क्या बताई जाए, 3 बताई जाए, 2 बताई जाए, या 1 बताई जाए। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। तो इस कंफ्यूजन जब क्रिएट हो जाता है, अर्थात हम ठीक तरीके से निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं कि घात कितनी है, तो जब निश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, घात अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। इसीलिए शून्य बहुपद की घात क्या कहलाती है, अपरिभाषित। अगला जो है आपका इसी में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बहुपद का गुणांक देखना। बहुपद का गुणांक क्या होता है, तो इसके लिए देखिए क्या लिखा हुआ, बहुपद के प्रत्येक पद में, अभी पद के बारे में बताया गया टर्म, बहुपद के प्रत्येक पद में उपस्थित अचर संख्याओं को बहुपद के गुणांक कहते हैं। बहुपद में जितने भी पद हैं उसमें कुछ में, जैसे कोई भी पद है उसमें चर राशि होगी, अचर राशि होगी, तो चर राशि को हटा दिया जाए तो जो बचती है अचर राशि, उनको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो वही क्या कहलाएंगे, बहुपद के गुणांक कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुपद है p(x), इसमें है x³ - √2x² + 7। अब x³ ये एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, 3 पद है इसमें। x³ को आप हटा दीजिए, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। देखो x³ का गुणांक कितना है, 1 माना जाएगा, ये मत सोचिए कुछ नहीं मतलब 0 हो जाएगा। x³ का गुणांक क्या है, 1, इसका एक गुणांक क्या होगा, 1। अगर हम x² को हटाएं तो यहाँ से क्या बचता है, -√2, गुणांक क्या होगा, -√2। और अचर कितना है, +7 यानी कि 7। तो इस बहुपद के गुणांक क्या क्या हो गए, 1 हो गया, -√2 हो गया, 7 हो गया। अगर हम कहें ये वाला बहुपद है जैसे x⁻10 - 10 x⁻7 - 5, तो इसके गुणांक क्या हो गए, 1 -10 और ये -5। ठीक है, इस तरीके से इस वीडियो में आपको काफी चीजें बताई गई। ये भी बताया गया बहुपद की पहचान क्या है, कैसे पहचानते हैं, बहुपद की घात के आधार पर हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी बीजी बहुपद है अथवा नहीं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो आशा की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।